अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चक्रव्यूह का दूसरा द्वार, 8 सीटें और इस बार का चुनाव सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रतिष्ठापरक है, क्योंकि इस बार अधिकांश सीटें 2019 में उनकी जीती हुई थी। 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास थी और सिर्फ अमरोहा ही अपोजिशन जीत पाया था। तो जाहिर सी बात है कि इस बार के चुनाव में, इस बार के दूसरे चरण में, जिसकी वोटिंग कल सुबह से शुरू होने जा रही है, उसमें बीजेपी की इज्जत दांव पर लगी हुई है, आरएलडी की भी लगी हुई है, 1 सीट। आज चर्चा इसी विषय पे करेंगे कि इस इलाके के वोटर्स का मूड क्या है, कौन से मुद्दे चले और कौन से नहीं चले, कम मतदान के कारण क्या है, क्या इस फेज में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा या पहले चरण को ही रिपीट किया जाएगा। सारी चर्चा, खुली चर्चा इसी डिबेट में। बहनों भाइयों, दूसरे चरण के चुनाव को शुरू होने में मतदान को अब बस कुछ घंटे शेष हैं। जब ये चुनाव बागपत से शुरू होते हुए गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर होते हुए अमरोहा तक जाएगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टिकोण से है? क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य किले को 2014 और 19 में भेद नहीं पाया था कोई। यहां तक कि उस वक्त के सबसे ताकतवर अपोजिशन अलायंस समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी ने जब साथ लड़ा था तब भी हरा दिया था। जयंत चौधरी को बीजेपी ने एक नहीं 2 बार बागपत में हराया। बड़े चौधरी को 2014 में और 2019 में अभी के अध्यक्ष और तब के छोटे चौधरी जयंत चौधरी को। इसी इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने जो ताकत और राजनीतिक ऊर्जा पैदा की, उसका इम्पैक्ट उसने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी धमक को पैदा करके दिखाया था। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबदबा है। आप सीटें उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में बीजेपी का जो वोटर है वो कमिटेड वोटर है उनके पास, और अपोजिशन इस क्षेत्र में 2022 में भी ठीक से एंट्री नहीं कर पाया था, 2019 में भी नहीं कर पाया था, 2014 में भी नहीं, और 2017 में तो खैर इधर बीजेपी की सुनामी आई हुई थी असेंबली इलेक्शंस में। इस बार क्या होगा? क्या वही माहौल है जो 14, 17, 19 और 22 में था, या इस बार इस इलाके में गंगा में पानी काफ़ी बह गया है? इस बार क्या उम्मीदें हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पर 20 बैठेगी या फिर अपोजिशन इस बार बीजेपी को उसके किले में घेरने में कामयाब होगा? बहनों भाइयों, इन 8 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 1 सीट उसने आरएलडी को बागपत की दे रखी है। समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर लड़ रही है और 2 सीटें उसने कांग्रेस को लड़ने के लिए दी हुई हैं। तो मुकाबला यहां का दिलचस्प है। बीएसपी यहां पर तीसरा कोना तो बनाती दिख रही है, लेकिन बीएसपी कोई बहुत निर्णायक भूमिका में भले नहीं है। बीएसपी दोनों तरफ मार कर रही है, इधर भी उधर भी। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ इसके उदाहरण है, जहां पर बीजेपी को खासी चोट पहुंचा रही है बहुजन समाज पार्टी, और बागपत में उन्होंने गुर्जर प्रत्याशी दिया हुआ। कम्युनिटी की बात इसलिए कह रहे हैं, आपको लगता होगा कि डिबेट में क्या जातियों की बात शुरू हो जाती है, लेकिन जाति तो सच्चाई है और इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ तो जातियों पर ही टिकट मिलता है, जातियों पर ही संगठन में जगह मिलती है, जातियों पर ही लोग चुनाव जीतते हैं। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इस इलाके में जातियाँ किसके साथ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जाटों का डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन गुर्जर भी किसी से कमज़ोर नहीं है इस इलाके में। बागपत, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, यहाँ के जो गुर्जर हैं ना, बड़े अमीर हैं, ये बड़े पैसे वाले गुर्जर हैं, बड़े प्रभावशाली गुर्जर हैं, और इस बार गुर्जर खुल नहीं रहा है कि वो किसके साथ है। जाटों का तो क्लैरिटी है कि वो किसके साथ जा रहे हैं, अधिकांश हिस्सा किसके साथ जाते दिख रहा है, लेकिन इसी में ब्राह्मण भी है, इसी में ठाकुर भी हैं और त्यागी लोग भी उसी ब्राह्मण में गिने जाते हैं। ओबीसी कम्युनिटी भी है और सैनी बिरादरी भी इधर है, और मुसलमानों के एक मुस्तोट हैं इधर। तो जातियों में सबके अपने अपने वोट बैंक फिक्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई 0 से शुरू कर रहा है, कोई 20% से शुरू कर रहा है, कोई 18 से शुरू कर रहा है, कोई 30 से स्टार्ट ले रहा है। सबके अपने अपने कमिटेड वोट शेयर हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार की तरह ऊर्जा उत्पन्न करती थी, इस बार धर्म पर नहीं बल्कि जातियों पर चुनाव केंद्रित होने की वजह से बीजेपी को इस बार काफ़ी टफ बैटल का सामना इस क्षेत्र में करना पड़ रहा है, चाहे वो राजपूत समाज में हो, ब्राह्मणों में हो या अदर बैकवर्ड कास्ट में हो।
लेकिन बीजेपी को एक बड़ी बढ़त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो जो नाराज भी हैं उधर, उनके कमिटेड वोट शेयर की मैं बात कर रहा हूं, जो नाराज भी हैं वो मोदी के नाम पर वोट दे देते हैं। लेकिन ये कमिटेड पे लागू है। जो कम्युनिटी कमिटेड वोटर नहीं है, ये फार्मूला और नियम उन पर लागू नहीं है। तो इन 8 सीटों का इस बार क्या होगा? क्या कोई नया इतिहास रचा जाएगा या फिर 14, 17, 19 और 22 की तरह भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत से इस क्षेत्र में कब्जा करने में कामयाब होगी? चौधरी भी तो इनके साथ हैं, अब की उधर थे अब इधर हैं। इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? खुली चर्चा आज करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें, फिर इन 8 सीटों के कैलकुलेशन पर सबसे ओपनली बात करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। तुष्टीकरण में डूबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही प्रकार की सोच है। मैं जनता से कहूंगा बदलाव के लिए वोट दें, उनके खिलाफ मतदान करें जिन्होंने बेरोजगारी दी है, उनके खिलाफ मतदान करें जिन्होंने हर बात जनता के बीच में झूठी बोली, उनके वादे झूठे निकले, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने फॉर्म ज्यादा जमा करवाए, टैक्स कम जमा करवाया, इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया, इसलिए जनता इनका खिलाफ मतदान करने जा रही है। जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। तो आज की डिबेट की शुरुआत करते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं, केपी मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, डॉक्टर रविंद्र राणा जी सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक अवस्थी जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जिसका शानदार परफॉर्मेंस इस इलाके में रहा है, इस बार घिर गए हैं क्या आप इधर? ब्रजेश जी, आपने अपने प्रथम जो आपका उद्बोधन था उसमें आपने सभी सीटों का दूसरे चरण के आपने चित्रण किया है। मुझे इको आ रहा है ब्रजेश जी। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप कंटिन्यू रखें जी। दूसरा दूसरा मैंने ये कहा कि पिछली बार की हम सभी सीटें जीते थे एक अमरोहा को छोड़ करके, और उस अमरोहा की सीट को इस बार हम फतेह करेंगे, जीतेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीटें देने के लिए प्रतिबद्ध है, हम उसको पूर्ण करेंगे। क्योंकि जब 2014, 2019 का भी अगर आप इलेक्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व शुरू से रहा है। यहाँ तक कि गठबंधन के बावजूद वहाँ पर सफलता लोगों को नहीं मिल पाई। एक अमरोहा की सीट बहुजन समाज पार्टी को चली गई थी। लेकिन देश एक दो चीजें देश के सामने हैं। 2014 से पहले का भारत, 2014 से 2024 तक का भारत, दोनों में एक विशाल अंतर है। हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए, हमें देश सुरक्षित चाहिए। हमारे सामने एक नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार नेता सामने है जिसको जनता भरोसा करती है और वोट दे रही है। इसीलिए विपक्ष एक नहीं हो पाया, विपक्ष के कोई नेता आपस में मिल नहीं पाए, पार्टियां टूट गई, दल छूट गए, और आज नतीजा ये है कि मात्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक मजबूरी का साथ रह गया है। इसी तरीके से मेरा अगला सवाल है आपसे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक मेजर क्राइसिस से गुजर रही है। आपके यहाँ गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज भी और पिछले एक हफ्ते से लगातार दूसरे चरण के
ज्यादातर सीटों पर ये आपके खिलाफ ये जातीय पंचायतें हो रही हैं। आप कहेंगे तो मैं जाति का नाम भी बता दूंगा। इसको रोकने में आप कामयाबी आपको पहले चरण में भी नहीं मिली और इस बार भी आपके खिलाफ पंचायतें हो रही, क्यों? देखिए, जब एक अंग्रेजों का असूल रहा है, पहले धर्म के आधार पर बांट लो, जब धर्म के आधार पर न बटे तो फिर समाज को जातियों के आधार पर बांट लो। मैं ब्रजेश जी, मैं लगातार 1 महीना होली के बाद से पश्चिम क्षेत्र में ही रहा। आज मैं 1 महीने बाद डिबेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार सब जिलों में दौरे और लगातार पब्लिक मीटिंग्स की जिम्मेदारी मेरे पास थी। जो आप पश्चिम की बात करना चाह रहे हैं कि एक जाति विशेष के लोगों ने, ऐसा नहीं है। कुछ 1-2 लोगों ने अपने समूह के साथ जरूर आवाज उठाई है, लेकिन सभी जातियां धर्म एक नुष्ठ होकर के भारतीय जनता पार्टी के पीछे हैं। जातियों के आधार पर देश नहीं बंटता है। धर्म के आधार पर एक देश एक बार बंट चुका है, उसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। लेकिन जो बटे थे, देश छोड़ करके गए थे, जो अलग देश एक बना के गए थे, उनकी दुर्दशा आज जनता के सामने है। अच्छा, आप हट बच रहे हैं तो मैं साफ साफ पूछ लेता हूं, ये राजपूतों की पंचायत आपके खिलाफ हो रही है, आप रोक नहीं पा रहे हैं इसको? ब्रजेश जी, मैं नहीं समझता कि राजपूत इससे सहमत होंगे। खाली फिर मैंने ऐसे कहा कि 1-2 लोग अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर जरूर कोई बात कह रहे होंगे। समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और ये राष्ट्रवादी समाज है, देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को निछावर करता है। या देश को टूटने और तोड़ने के लिए आपका क्लेम है कि 8 में 8 देश का वोट जो है नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। आपका क्लेम 8 में 8 निश्चित रूप से हम जीतेंगे। हम 2019 के जब सपा बसपा के, हम निश्चित रूप से 8 में 8 जीतेंगे। अगर हम 80 में 80 जीतने की बात करते हैं तो हम 8 में 8 जीतेंगे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ी हुई। नाहिद जी, आपका धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, लड़ तो 6 सीटों पर रही हैं, लेकिन आपका प्रचार बड़ा सुस्त रहा इस बार इस चरण में। बीजेपी के सामने लग रहा है आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है चुनाव लड़ने में। ऐसी कोई बात नहीं है ब्रजेश जी। आप ये समझे कि जो चुनाव हो रहा है ये मुख्य रूप से 2 लोगों के बीच में, और दो मुख्य रूप से 2 लोग इसमें भूमिका निभा रहे। एक तरफ है कट्टर पीडीए समर्थक, जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन है। तो दूसरी तरफ है कट्टर पीडीए विरोधी, जो बीजेपी है और इनका N.D.A अलायंस है। तो इसमें आप ये समझिए, जो अभी पहला चरण का चुनाव हुआ, इसमें जो जनता है, इसने पहले चरण के चुनाव में ही देश को भाजपा मुक्त और इंडिया सरकार बनाने का फैसला सुना दिया। वो मैं इसलिए कह रही हूं कि आप देखिए कि अभी पहले चरण के चुनाव में वोट परसेंटेज कम हुआ। हर सीट पे लगभग 5 से 10% वोट कम गिरे। तो क्यों? आपको खुशी है इस बात की? नहीं, खुशी और दुख की बात नहीं, ये एनालिसिस है। जब वोट परसेंटेज कम गिरा है तो सत्ता पक्ष से, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, बताने मैं इसी पे बता रही हूँ। ये हाईलाइट कर रही हैं कि वोट परसेंटेज कम हो गया। नहीं, मैं इसी पे बता रही हूँ। आप ये खुशी की बात है। देखिए, आपने अवस्थी जी को एक बार भी नहीं टोका। नहीं टोका उनको, 3 बार टोका। बहुत बाद में। ना, ये कोई कंडीशन नहीं, मैं टोकूंगा नहीं। अरे पूरी मुझे टोकने का पूरा हक है, आप बोले। आपको हक है तो मुझे बोलने का भी तो हक है, बोलने तो दीजिए। अरे आप ये देखिए ना कि वोट परसेंटेज जब कम होता है, जब सत्ता में बैठे लोगों से जनमानस नाराज हो, नाखुश हो, इसलिए वोट परसेंटेज कम हुआ है। और अब अगर वोट परसेंटेज कम हुआ है तो ये बीजेपी के लिए है ना, बीजेपी के लिए। इनके जो समर्थक है, जो इनके जेबी वोटर है, वो घर के बाहर नहीं निकले वोट देने। अगर उन्होंने हमें वोट नहीं दिया होगा तो वो बीजेपी को भी पुराना मेथड है कि कम वोट मिला तो अपोजिशन जीतेगा, ज्यादा वोट मिला नहीं, ये पुराना नहीं, बिल्कुल मैं ये बड़ा पुराना मेथड है। नहीं, ये बिल्कुल मिथक नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है कि जेबी वोटर, जिनको बीजेपी समझती है कि हमारे जेब में बैठे, आप खुद बता रहे कि इनके समर्थक इनको वोट करने नहीं निकले। आप खुद बता रहे कि बीजेपी के लिए बहुत डिफिकल्टी। प्रश्न आप हमसे पूछ रहे, अरे अगर डिफिकल्ट अच्छा, आपने कहा कि आप कह रही थी इनके सुर बदले होते, हवाइयां उड़ी होती, आपने कहा कि कट्टर पीडीए आपके साथ है, ठीक? इस बात पे आप स्टैंड करती हैं ना? कट्टर पीडीए समर्थक हैं हम, है ना? समाजवादी। तो ये राजपूत बेवजह पंचायत कर रहे हैं, बेवजह परेशान। ये तो जो कहां जाएंगे? नहीं, ये क्यों फिर? नहीं, आप ये समझिए, आप कह रहे हैं कट्टर पीडीए है तो ये बेचारे कहां जाएंगे? तो
मैं आपको बता रही हूँ 2 बातें, अब मैं आपको बता दे रही हूँ। पीडीए में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े भी आते हैं। जो अगड़े, जो अगड़ों को जिस तरह से शोषण किया है बीजेपी ने, ए में अगड़ा भी वो है, ए फॉर अगड़ा भी होता है। और ये जो पीडीए जो मेरे ख्याल से चेक कर लीजिएगा पार्टी में इसको। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल, बीच में इसमें नहीं अगड़े बोलेंगे। समाज के भी लोग हैं जो जिनको बीजेपी ने शोषित किया, जिनको बीजेपी ने परेशान किया। आप खुद बता रहे हैं कि अगड़े समाज के लोग इनसे जो है परेशान है। हर वर्ग के लोग बीजेपी से आक्रोशित हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पर इस बात त्यागी बताओ, समाज के इस बार लोग तो हों। चौधरी साहब भी उधरी हैं। नहीं, देखिए, मैं कैसे मतलब? इनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहती। चौधरी साहब के ये ऊपर क्या बात हुई? आप खुद बता रहे हैं, अभी आप खुद बताएं 2014 में इनके पिताजी हारे, 2019 में वो खुद हारे। जो आप हार मेरी गए आड़ थे, लेके क्यों जो- अटैक कर अरे रहे हो? जो अपना आप बोलो। बोल रहे हैं, तो आप बॉस हैं आज डिबेट के, तो अपना आप बोलिए जो ना बोल रहे हैं, अरे कि आज आप चौधरी साहब डिबेट का के क्या बॉस करना हैं। है। आप डिबेट के आज बॉस हैं, जो बोलेंगे हम उसको रिपीट ये बताओ चौधरी साहब का क्या किया नहीं, जाए? नहीं, क्या करना? जनमानस तो नाराज है। जनमानस कह रही है कि इनकी राजनीति को माननीय अखिलेश यादव जी ने ऊंचाई तक पहुंचाया। 0 से इनके एमएलए 7-8 हो गए, राज्यसभा पहुंचाया माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने। इनके पास तो केवल 8-9 ही विधायक थे। 8-9 तो आपको विधायक इस थे, तो राज्यसभा फेज पहुंच में नहीं अपने लिए सकते। चांसेस तो लग रहे हैं? इसलिए इस फेज में नहीं, हर फेज में। मैं तो आपको बता रही हूँ, फर्स्ट फेज से जनमानस ने फैसला सुना दिया इंडिया गठबंधन की सरकार लाने का। अभी जो 8 सीट की चुनाव हो रहा है, आप देखिएगा, Thank you, madam. झमाझम वोटों की बारिश हुई समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के Thank पक्ष you. में। एक बहुत बात और, ये महिला विरोधी है। देखिए, फर्स्ट फेज में भी बीजेपी अरे ने कुछ अगले एक राउंड भी के लिए महिला बचा है। नहीं दी। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 2 महिला प्रत्याशी दी। 25% जी। हमारी धन्यवाद आपका। मैं सेकंड फेज में भी थैंक यू, एक महिला दी, वो भी थैंक यू सालों से जो मैडम। महिला आराम से हम चली बात आ रही करेंगे, है। खूब और समय है। समाजवादी पार्टी और इंडिया धन्यवाद। गठबंधन ने 2 महिलाएं दी। बहुत शुक्रिया 25% आपका। फिर से हमारा मैं representation प्रियंका है। गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं डिबेट में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, अमरोहा और बुलंदशहर। लेकिन अमरोहा को छोड़कर आपकी पार्टी ने बहुत दिलचस्पी इस फेज में भी नहीं दिखाई। आपके स्टार कैंपेनर्स भी इस क्षेत्र में नहीं गए। आखिर कांग्रेस इतनी उपेक्षा क्यों कर रही है चुनाव की? देखिए विजय जी, लगातार अगर आप बात करें तो पांडे जी जो प्रभारी हैं वो लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लगातार हमारी कैंपेनिंग भी चल रही है और पूरी तरह से हम इन्वॉल्व हैं। आज भी हमारी एक मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर मीटिंग थी। सोशल मीडिया के जरिए हम जनता के घरों तक पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी भी हमारा ही प्रमोशन कर रही है। बात हम कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो की। वैसे मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है अविनाश पांडे काफी जनाधार वाले नेता हैं इस इलाके में। जनाधार वाले नेता कौन है? भारतीय जनता पार्टी जनाधार का नेता बच्ची है? ये बताइए, कौन नेता है जो अपने दम पे वोट मांग रहा है? आप बता के दिखाइए हमें। प्रियंका जी मानती ना हैं ना? प्लीज हर नेता एक भाई। बात पे वोट मांग रहा है कि मोदी जी को वोट दे दो, और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं, वो तो Okay. मंगलसूत्र पे नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। अपने मैनिफेस्टो पे चर्चा नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ने याद आ रहा है सोते जागते, और अच्छी चीज है कांग्रेस के लेकिन मैनिफेस्टो में है भी कोई बहुत कुछ। मैसिव रिस्पांस वहां आप अमरोहा में आपके प्रत्याशी को मिलता हुआ दिखा नहीं, जिस तरह आप माहौल बना रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि प्रथम चरण के जो रुझान आना स्टार्ट हुए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, जो डर है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह और किस तो क्या मोहल्ले में सोशल भारतीय मीडिया जनता पर पार्टी आ गई। सिर्फ कुछ चीजें पोस्ट करके आपको लगता है कि आप जनता तक संदेश पहुंचा पाएंगी? देखिए, मुझे लगता है आज के माध्यम में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि आज हम अगर जनता के बीच में जाना चाहें और बताना चाहें कि हम 30 लाख सरकारी नौकरियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और सिर्फ प्रतिबद्ध नहीं है, पूरा हमने चार्ट जो है सामने रख दिया जनता के, और 6 महीने के अंदर ये भर्तियां भी कर देंगे और उसमें कोई भी आवेदन शुल्क भी नहीं ले रहे हैं। तो ये बातें तो जनता तक पहुंचानी पड़ेंगी तो ना, और मतलब पहुंचाने का ग्राउंड एक पर ही पांडे माध्यम जी है। रहेंगे और सोशल मीडिया पर कांग्रेस रहेगी। देखिए, मुझे लगता है कि आज जनता जो लड़ाई लड़ रही है और जनता के जो मुद्दे हैं वो हमारे पास है। बहुत शुक्रिया चाहे- आपका। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं, राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी। आप इस फेज में भी महज एक सीट पे लड़ रहे हैं, बागपत पे, बीजेपी ने जो आपको दी है लड़ने के लिए। आप अपने लिए क्या संभावनाएं तलाश रहे हैं? ब्रिजेश जी, इस फेज में भी हम 8 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कल हो रहा है, क्योंकि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो एनडीए है। और हम जो गठबंधन के अंदर जब रहते हैं तो हम अलग अलग मैनिफेस्टो नहीं निकालते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग मैडम मैनिफेस्टो, प्लीज, नो नो नो, जैसे ये उस तरह की डिबेट जिस नहीं, तरीके प्लीज, से प्लीज कॉपरेट, अपनी जी, अपनी हाँ। बारी में बोलिए, मैं सबको समझ दूंगा। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के 2 एलाय जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग मैनिफेस्टो निकाला है, तो अब जनता भी कंफ्यूज है कि भैया किसके अब 2 मैनिफेस्टो सीट को पे माने। क्या तो मैनिफेस्टो बनाओगे, अब जाने दो।
नहीं देखिए, हम तो क्या करोगे? हमारे जो मुद्दे थे वो बेवजह भारतीय जनता पेपर पार्टी काला के पीला मैनिफेस्टो हो के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट करा No, no, दिए। please, ऐसे लेकिन नहीं। अब जो व्यक्ति अलग अलग मैनिफेस्टो निकाल रहा है, भाई ओपीएस की बात कांग्रेस करा करती थी, परंतु समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से गायब है, और इनके नेता समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब ओपीएस की कोई बात नहीं होगी। इनके एक बहुत बड़े नेता हैं संतराम गंगाराम कांग्रेस के, जो कि कह रहे हैं, जानती है ना प्रियंका जी संतराम गंगाराम कौन है? नहीं जानती होंगी प्रियंका जी, कंफ्यूज हो गई हैं। संतराम गंगाराम जी हैं सैम पित्रोदा, जिनके माँ बाप ने उनका नाम रखा था संतराम गंगाराम, परंतु वो वहां विदेश जाके बन गए सैम, और कांग्रेस के बन गए ये ओवरसीज तो के चिढ़ाने अध्यक्ष। वाली भाषा बोल रहे हो। चिढ़ाने वाले उनके माँ बाप ने उनका नाम गंगाराम रखा, है। ये उनका नाम है। ब्रिजेश जी गूगल कर लीजिए, मंत्री का नाम पता है ना? वो गूगल कर लीजिए, आपको गूगल कर अजय लीजिए, बिष्ट नाम गूगल पता है? कर लीजिए। प्लीज इंटरप्ट ना करें, गूगल- पहला राउंड है ना, आप लोग हाँ, अपने- गूगल कर अजय लीजिए। बिष्ट नाम पता उनके- आपका था? अरे भाई उनके उनके माँ माँ बाप ने नाम नहीं, रखा नहीं था। नहीं उनके हम माँ लोग बाप आराम ने से नाम बात रखा करेंगे। था, उनके माँ सबकी बाप बारी में बोलने दीजिए सबको। उनके हाँ। माँ बाप ने नाम रखा था वो, लेकिन उस नाम को भी उन्होंने, क्योंकि अब राम से तो विशेष नफरत है, अच्छा, तो एक उस चीज नाम मुझे से और सुनिए बताओ। विजय प्लीज 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। अब आप इनहेरिटेंट टैक्स की बात कर रहे हैं, अगर आपका 2 कमरे का मकान है ब्रिजेश जी, तो जाना तो सबको है इस दुनिया से, तो जिस व्यक्ति का 2 कमरे का मैडम, मैं मकान है, टाइम जब वो दूंगा, जाएगा हाँ। तो वो 1 कमरा सरकार का हो जाएगा। अब 1 कमरा बचा, वो अपने बच्चों में बांट लिए भाई। तो ऐसी अब आप स्थिति मुझे में बताओ कि बीजेपी, आप बताइए, हम बोले ना जनता को ओके, कि एक भैया सवाल और कांग्रेस की लीजिए। क्या मंशा है। अब बढ़िया इंटरेक्टिव डिबेट करते हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये जो किसानों के एमएसपी है, इसकी गारंटी की कोई बात नहीं की है, और ना वो इसको अपना मुद्दा मानते हैं। राष्ट्रीय लोकदल भी क्या इसको एमएसपी की गारंटी अप्रूव करती है या नहीं? देखिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि हम किसान को समर्थन मूल्य पूरी तरीके से प्रदान करने का काम करेंगे, कानूनी। हाँ, और राष्ट्रीय लोकदल ये आप क्या मानता चाहते है, हैं? राष्ट्रीय लोकदल ये मानता है कि किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, और अब हम सत्ता में रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी, हम पूरी पूरी निष्ठा से कह रहा हूं, और आपके डिबेट में कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकदल की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय लोकदल अपने किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाएगा, कानूनी गारंटी। हाँ बिल्कुल कानूनी गारंटी दिलवाएगा, और हम किसान के हित में जो भी करना पड़े वो हम किसान के हित में नहीं, करेंगे। ये कर जब हम पाओगे विपक्ष में लीगल- थे, विजय जी 10 सेकंड नहीं, मैं एक सेकंड, सुन ले। जब हम विपक्ष में थे तब हमने सड़कों पे संघर्ष किया नहीं, है। ये जो बयान और दे अब रहे हम हो, सत्ता इससे में हैं। बीजेपी से कंसल्ट किया है, ये जो बोल रहे हो? नहीं, हम जब सरकार का हिस्सा मैं है, मुझे प्लीज, आप consult बीच करने में की ना जरूरत बोले, क्या है? आप मैं बात दूंगा समझिए। अपनी बारी में बोले, मुझे विजय बात जी- करने विजय जी बात दीजिए। क्या समझिए। आपने बीजेपी से कंसल्ट किया इस बयान को देने से विजय पहले? जी, हम सरकार का हिस्सा हैं, और जब ओके। सरकार का हिस्सा तो हमारी जिम्मेदारी है। अब लगे हम हाथ इंडिया गठबंधन की आलोक तरह जी, थोड़ी ना अपने अपने जस्ट मैनिफेस्टो सेकंड, निकाल के एक बार चलें। 5 सेकंड रुकिए, हाँ। आलोक अवस्थी जी को दोबारा फिर से कनेक्ट कर दिया हाँ, जाए। बिल्कुल। अवस्थी जी, ये जो कह रहे हैं आप उस पर सहमत हैं? लीगल गारंटी एमएसपी की ये करेंगे? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसानों को की जो एमएसपी है देखिए, उसकी सरकार हम की लीगल समझ- गारंटी देंगे। देखिए, सरकार ने फसलों की एमएसपी को लगातार बढ़ोतरी दी है। 2013 से लेकर के 34 तक में हमने बजट में 5 गुना वृद्धि करी है। 2014 से पहले जो था उससे 5 गुना अधिक जो है हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं और वृद्धि करी है। वैश्विक कीमतों में हमने 11 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है किसानों को, और आगे भी जो किसानों के हित में लगातार जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनके हित में सर, जो मेरी भी बात काम को होंगे, हम मोड़िए नहीं। करेंगे। लीगल MSP का गारंटी 1.5 गुना देने MSP का की- हमारा वादा है। नहीं, रोहित हम ना लीगल प्लीज गारंटी बीच में नहीं बोलिए, रुकिए। लीगल गारंटी एमएसपी की देने की बात राष्ट्रीय लोकदल कह रहा है, आप सहमत हैं? धर्म संकट ना, में डाल प्लीज, दिया प्लीज, है। बीच में नहीं। चाहता हूं, इस विषय में एक समिति बनाई गई है। वो समिति अपने हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। जवाब हो गया? नहीं नहीं, कह ये तो ढिठाई कर ये रहे हो। बताइए आप जब मुझे किसानों को टीवी दे पे दो, बैठ के किसानों मैं- की बातों नहीं, को- ऑलराइट, थैंक यू नहीं, नहीं, डॉक्टर रविंद्र राणा, नहीं, बहुत ही विजय जी, जाने गलत माने बात है, मुझे तो पत्रकार। मौका दीजिए। मैं दूंगा। आप टीवी पे बैठ के भाजपा के प्रवक्ता से कुछ भी कानून बनवा देंगे क्या? भाई ये तो राष्ट्रीय लोकदल खुद कह रहा है हम किसके सत्ता लिए में बोल रहे हो? हैं। बीजेपी के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हो? हम सत्ता में हैं, हम सत्ता में हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अरे बीजेपी वाले हम हैं, आप कहां से responsible आ गए हैं। बीच? हम सत्ता में हैं, हम ठीक, रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हैं। रविंद्र राणा जी को बुलाया जाए। गजब है। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। राणा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। ये 8 सीटों पर जहां मुकाबला है, आप क्या असेस करते हैं कि इधर क्या चल रहा है? कौन से मुद्दे इस बार ज्यादा उठे? कोर इशूज ज्यादा चले या फिर जो 14, 17, 19, 22 में चले वो सारे इशूज ज्यादा हावी रहे? देखिए, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। आपके दर्शकों को नमस्कार। बहुत ही रोचक चुनाव हो रहा है इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और
पहले चरण की आपने देखा कि वोटिंग में किस तरह से एक एक सीट पर बहुत जबरदस्त फाइट हुई है जी। ठीक वैसा ही सीन दूसरे चरण में भी दिखाई देता है। और अगर हम सीट वार बात करें तो मेरठ में रियल लाइफ के राम को लेकर के आई बीजेपी और उन्होंने इशू बनाने की कोशिश की, इसको उनकी छवि को भुनाने की कोशिश की, मंदिर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। यहां मेरठ में रैली करके गए थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने अपने भाषण में भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और हर दांव चला बीजेपी ने जो वो चल सकते थे। चूंकि 2014 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद की हवा थी तो ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हुआ था और 2019 में पुलवामा के बाद बहुत तेजी से ध्रुवीकरण हुआ था। लेकिन इस बार यहां इन 8 सीटों पर भी दूसरे चरण में भी चुनाव जातियों में बटा हुआ दिखाई देता है। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एक जाति का विरोध भाजपा को लेकर है, ठीक इसी तरह से अलग अलग जातियों के समीकरण अगर हम देखते हैं तो अलग अलग जातियों में खांचों में, जैसे एक शेर है जिसमें कहा गया था कि साहब छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई, तो पहली बार सर ऐसा मैं लग रहा एक है एक कि करके आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताएं जो बीजेपी का कोर वोटर है, अपर कास्ट वोट, ये बीजेपी के साथ इंटैक्ट हैं? इसमें देखिए आप देख रहे हैं ठाकुरों में तो बिखराव साफ नजर आ रहा है, उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है, उनकी पंचायतें लगातार हुई हैं जी। और जो वोटिंग प्रतिशत जिस हिसाब से कम हुआ है उसमें भी ये माना जा रहा है कि इसका नुकसान भी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो को ही है। वैश्य, त्यागी और गुर्जर ये किधर जाएंगे, ये किसके साथ दिख रहे हैं? देखिए त्यागियों की नाराजगी भी दिखती है। पहले चरण में हमने देखा मुजफ्फरनगर में उन्होंने कैंडिडेट उतारा था, दूसरे चरण में मेरठ में उन्होंने बीएसपी ने टिकट दे दिया है, तो त्यागियों के नेताओं ने उनको सपोर्ट करने की बात कही है। तो एक ही सीट पर ना, मेरठ ही तो दिया है, बाकी तो 7 सीटें फ्री हैं, वहां तो त्यागी बीजेपी के साथ कोर वोटर रहा है उनका। लेकिन उनके जो लोग हैं वो बाकी सीटों पे भी ये मैसेज दे रहे हैं और वो लगातार इशू बना रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिखराव जरूर होगा इसमें, ऐसा प्रतीत होता है। आप क्या मानते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है अपोजिशन के लिए, मुसलमान बटा है, बीएसपी में भी जा रहा है, या फिर वो सपा और कांग्रेस के साथ है? मुसलमानों में क्या है? मुसलमान बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है कहीं भी, और वो मजबूती के साथ सपा और कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देता है। विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती कैसे, ये मतलब है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जबकि बीएसपी ने कई जगह मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं तो ये बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिखता? दरअसल जब हमने यहाँ पे मुस्लिम वोटर से बात की तो उनका कहना था कि सेंटर में रिप्लेस कर रहा है ये गठबंधन और मायावती गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो उनको ये भी लगता है कि मायावती का जो कैडर वोट है उसमें भी बिखराव है और वो लगातार पिछले चुनावों में जिस तरह से सिमटा है उसको लेकर भी आशंकित हैं मुस्लिम वोटर्स। उन्हें लगता है कि अगर उनके वोट के साथ एसपी कांग्रेस के गठबंधन का कोर वोट जुड़ता है और प्रत्याशी की जाति का वोट जुड़ता है तो एक मजबूत स्थिति बनती है। तो इसलिए उनका रुझान उसी तरफ ज्यादा दिखाई दिया है। अपवाद के तौर पर हम देखें कि पिछले चरण में नगीना में जरूर बिखराव दिखाई दिया, वहां चंद्रशेखर पर भी जा रहा था मुस्लिम वोट, समाजवादी पार्टी पे भी जा रहा था और बीएसपी पे भी जा रहा था। लेकिन इस चरण में हम देखते हैं मैक्सिमम सीटों पर ये जो 8 सीटें हैं यहाँ कोई द्वंद्व अब दिखाई नहीं दो देता। ताकतवर कम्युनिटी है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, जाट और गुर्जर इस इलाके में। जाटों का रुझान आरएलडी के गठबंधन की वजह से काफी फर्क पड़ा है, भाजपा की तरफ बढ़ा है उनका रुझान। हालांकि एक हिस्सा मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से 30-40% जाट वोटर पहले ही भाजपा की तरफ चला गया था। अब बाकी जो बचा है उसको कन्विंस करने में सिंपैथी कार्ड के जरिए जयंत चौधरी काफी हद तक कामयाब दिखाई दिए हैं। वो भारत रत्न का मुद्दा हो चौधरी साहब को, या फिर वो कई जगह जैसे उनके पास 2 कैंडिडेट्स थे
2 सीटों पर वो लड़े, इस बार भी वो बागपत में लड़ रहे हैं, तो एक जमीनी तो आप ये मानते हैं कि जयंत को साथ लेने से बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिली इस इलाके में? निश्चित तौर पर। ऑल राइट, शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे चरण में आपसे बाकी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। केपी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। मलिक साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मुझे बताइए कि इन 8 सीटों पर सर क्या चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि यहाँ पे ठाकुरों का वोट बटा हुआ है, ठाकुरों की लगातार पंचायत चल रही है और उस चीज की तस्दीक राणा जी ने भी की। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं और मैं तो पश्चिम में लंबे समय तक था। अगर ये उस चीज को नहीं नोटिस कर पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। और मेरा मानना है ब्रजेश जी, ये नुकसान जो राजपूतों की पंचायतों का है, ये खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आपको राजस्थान, गुजरात और बाकी दूसरे स्टेट में भी बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है। पर ये कम्युनिटी इतनी डोमिनेटिंग नहीं है सर कि ये इस इलाके में कोई चुनाव का रुख बदल पाए, इतने अधिक नहीं है ये। नहीं, लेकिन इतने अधिक नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता है और प्रभावित करता है। अगर 10% भी किसी सीट पे है तो 10% वोट का मतलब बहुत बड़ा ब्रजेश जी होता है। और जैसा कि मैंने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुजफ्फरनगर सीट थी, मेरठ सीट है, या आप गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद देखें कि वहां पे अच्छी खासी इनकी तादाद है। आपको नहीं, ये याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए इस बात को कि ये जो गौतम बुद्ध नगर का और अलीगढ़ का बुलंदशहर का एरिया है, यहाँ पे ठाकुर 60 और ठाकुर 84 भी है। यहाँ पे 60 और 84 भी है। 60 गांव जो है वो गहलोतों के हैं, ठाकुरों के, और 84 गांव जो है वो तोमरों के हैं। तो वो एक साथ ही जाते हैं, जैसे जाट इकट्ठा जाता है ऐसे ही वो लोग भी इकट्ठे जाते हैं। अब इसमें भी बदलाव। अब मैं आपसे 2 सवाल करता हूं। एक तो एनसीआर की 3 इंपॉर्टेंट सीटें हैं, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर का इलाका, हापुड़ वगैरह भी इसी में सम्मिलित है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस इलाके में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी डोमिनेटिंग प्रेजेंस रही है, 4-4 लाख से 3,60,000 से नोएडा जैसी सीट, बुलंदशहर जैसी सीट, यहां पर तो बीजेपी बहुत ही शक्तिशाली रही है। आप मथुरा देख लो, आप बागपत देख लो। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीटें हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए रहता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारी मुश्किलात हैं। अगर आप त्यागियों की बात, जैसे आपने राणा जी से पूछी थी, त्यागी समाज गौतम बुद्ध नगर से ही नाराज हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते वेस्टर्न यूपी के कई हिस्सों में चला गया था। उसको नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके अलावा इस बार जो हम देख रहे हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव का जो दिन चुना गया है वो फ्राइडे चुना गया है और सैटरडे संडे दिल्ली में छुट्टी रहती है। और अगर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद की करेंगे, यहाँ पे बहुतायत में वो लोग रहते हैं जो सर्विस क्लास हैं और वो आज शाम को ही निकल गए हैं। कोई ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आज मैंने अपने 4-5 दोस्तों को नोएडा फोन किया, अधिकांश उसमें 3 दिन की छुट्टी पे निकल गए थे। ये बात आपकी मैं मानता हूँ, छुट्टी पे गए हैं, ये तो बात सही है। जैसे मैंने ब्रजेश जी पहले कहा था कि ये चुनाव लगातार ठंडा है और मौसम गर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों नहीं समझ पा रही, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं इसका उदाहरण भी देता हूं कि आपने शुरू में किसानों के आंदोलन को इग्नोर किया और बाद में वही आपके गले की हड्डी बना और ये हुआ कि 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री को माफी मांग के उनको वापस भेजना पड़ा। अलीगढ़ की तरफ क्या हाल है सर? अलीगढ़ का चुनाव कैसा चल रहा है? नहीं, अलीगढ़ में ये जो सोशल इंजीनियरिंग है अखिलेश यादव और मायावती की, ये काम कर रही है कई जगह। जैसा कि आपने राणा जी से भी सवाल पूछा था, आप जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य है या मुस्लिम वोट है, और मायावती ने अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भी दिया है और उनको लगता है अलीगढ़ से तो बंटी उपाध्याय को दे रखा है बीएसपी ने, तो वोट तो काट रहे हैं बीजेपी के ही है। नहीं, देखिए इसमें कई जगह क्या होता है कि जहां हाथी नहीं होता है वहां पे जो पिछड़ा वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। उसको दूसरा ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी है, पहला ऑप्शन हाथी है। जब उसको हाथी का ऑप्शन मिलता है तो फिर वो हाथी को वोट करता है। तो मुझे लगता है कि मायावती इस चुनाव पे कम फोकस कर रही हैं और वो आने वाले 2027 के चुनाव पे फोकस करते बहुत शुक्रिया आपका। अपने वोटों को कंट्रोल करने रखना चाहती है और बनाए रखना चाहती है, जिसका उपयोग 27 में धन्यवाद किया सर। जा मैं सके। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। नाहिद लारी खान मेरे साथ मौजूद हैं। नाहिद जी, आप बताइए कि मुश्किलें आपकी पार्टी के लिए भी बहुत हैं, कोई इजी नहीं है। बीएसपी अगर ज़्यादा वोट सजाती काटने में आपकी पार्टी के प्रत्याशी के कामयाब रही
तभी आपके लिए कुछ अच्छी खबर आएगी। नहीं देखिए, बीएसपी के परफॉर्मेंस पे एसपी की सफलता निर्भर कर रही। नहीं देखिए, अभी आपके जो दो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन लोग ने तो स्पष्ट कह दिया कि मुश्किलें बीजेपी के लिए, स्पष्ट बता दिया कि जो उनके जेबी वोटर है, बीजेपी के जेबी वोटर, वो बीजेपी से नाराज हैं और बीजेपी को वोट नहीं किया। यहाँ तक राणा जी ने वही बात रिपीट की जो मैं भी पहले चरण में बोल रही थी कि फर्स्ट फेज में जो कम वोटिंग हुई है वो बीजेपी के लिए नुकसान की बात है। वही बात उन्होंने भी रिपीट। एक शब्द आपने 2 बार रिपीट किया, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा क्लैरिटी दें। बताएं। ये जेबी वोटर का क्या मतलब होता है? नहीं, जेबी वोटर का वही मतलब होता है जो आप कमिटेड वोटर का मतलब बता रहे हैं। कमिटेड वोटर एक शालीन शब्द है, इसलिए और जेबी अच्छा वोटर मैं बताती हूँ। नहीं, आप बताइए जेबी वोटर का मतलब क्या होता है? मैं इसलिए बता रही हूँ, हमारे लिए तो भाई सब हर वर्ग के लोग सम्मानित हैं, लेकिन बीजेपी इनको जेबी वोटर इसलिए कहती है अपर कास्ट के लोगों को, अपर कास्ट हिंदूज को। बाकी पीडीए समाज को तो पिछड़े दलितों को हिंदू समझते नहीं, अब चुप रहे। पिछड़े दलितों को तो बीजेपी हिंदू मानती नहीं है, अपर कास्ट को हिंदू मानती ना, तो वो सोचती है हमारे जेब में वोटर है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बोला तो जेब में वोटर हैं, ये वोटर हमारे जेब के, इनको हम चाहे कुछ करें चाहे ना करें, इनको अपमानित करें। जैसे ठाकुर समाज को अपमानित करा, जैसे ठाकुर समाज को अपमानित करा। नहीं, हमारे पॉकेट में कोई जेबी नहीं है। नहीं, अभी देखिए ना, जैसे ठाकुर समाज को अपमानित करा, 70 सालों में इस तरह से अपमानित नहीं करा, जैसे ठाकुर समाज को बीजेपी ने अपमानित करा। ये सोचते तो ये बताओ कि आपने तो 4 या 5 ही सीट, चाहे अपमानित करें चाहे कुछ करें, सवाल ले करेंगे, लेकिन अपनी वोट एक सवाल ले लीजिए, एक तरफा मजा नहीं आएगा। आपने 4 या 5 समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आपने 4 या 5 मुसलमान, ब्रजेश जी आ रहा हूँ आप ही के पास आता हूँ। आलोक जी, 4 या 5 ही उतारे हैं शायद आपने मुसलमान। नहीं देखिए, ज्यादा उतारे? नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, मुझे को कुछ कंफ्यूजन। अब आप मेरी बात समझिए, समाजवादी पार्टी जो कैंडिडेट घोषित करती है, वो जो जीतने वाले कैंडिडेट मुसलमान 4 लड़ाओगे? नहीं, आप अरे अभी फ्राइडे की बात कर रहे थे ना आपके पत्रकार। अरे आप बताओ, एक सेकंड He is not my journalist। नहीं, वो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक साहब फ्राइडे की बात कर रहे थे ना, तो फ्राइडे का क्या मसला? मैं आपको बताती हूँ, फ्राइडे जो है साजिश, नहीं फ्राइडे जो है साजिश के तहत रखा गया कि मुसलमान वोट करने नहीं आएगा, मुसलमान जुमे की नमाज ज्यादा भी तो कर सकता है, लेकिन फ्राइडे को झमाझम वोटों की बारिश पड़ी, झमाझम वोटों की बारिश। अब ये तो असेसमेंट होगा। मैं आलोक अवस्थी को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू मैडम। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बताइए कहाँ आलोक जी कुछ कह रहे थे? 5:30 बजे से लाइनों में लग गए, थोड़ा कॉपरेट करें, लग गए। डिबेट बहुत सिस्टमेटिक बढ़ाएंगे। अब आप शांत हो जाए कृपया कृपया। जातिगत जनगणना होकर रहेगी। धन्यवाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। इनफ टाइम, प्लीज। ओके आलोक जी, क्या ऑब्जेक्शन था? आप बोले पहले, फिर आप। अरे शांत हो जाए। देखिए ब्रिजेश जी, मेरा ये कहना है, जब नेता दलों के फेल हो जाते हैं तो एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है। स्वयंभू राजनीतिक विश्लेषक, कुछ पत्रकार, कुछ एनजीओज लिख करके फिर वो इस तरीके से एक विषय को लेकर चलते हैं कि देश जो है जातियों में बट गया है। अरे एक तरफ देश एकजुट हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। आप बीच में ना बोले, कोई आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपको सुनना चाहिए। नहीं, आप गलत दिशा में जा रही हैं। अपमानित तो आपने मैडम प्लीज, आप प्लीज कोऑपरेट करें, आप प्लीज कोऑपरेट करें। ये उस तरह की डिबेट नहीं है। मैं आपको भी समय दिया, आप उनको सुनिए। बिल्कुल उचित नहीं आप बोले, आप अवस्थी जी आप बोलिए। ये कंफ्यूज नेता की फ्यूज पार्टी का बयान इस तरह से चलेगा नहीं। सीधी बात मैं कहना चाहता हूं, देश आज एकजुट है, देश आज इकट्ठा मजबूत इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने देश को एक धागे में पिरोया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। आज विश्व के सभी देश जो है भारत को इज्जत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे नेता को अपने बगल में बैठाना चाहते हैं। देश को जातियों में बांट करके जो इकोसिस्टम काम करना चाहता है, सफल नहीं होगा। जनता को पता है कि वो जातियों में बटेंगे तो देश खंड हो जाएगा, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। हर व्यक्ति मोदी जी को वोट देगा क्योंकि देश की सुरक्षा और देश के कल्याण से समझौता नहीं करेगा। पर आपके सहयोगी अलग भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कानूनी गारंटी देंगे, आप कुछ और कह रहे हो। ये तो आपके सहयोगी आपकी बात नहीं बोल रहे। ब्रिजेश जी, आज देश तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है देश में आपके स्टार्टअप का, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा। एक यूनिकॉर्न 120 से अधिक हो गए। एक यूनिकॉर्न जो है 8600 करोड़ रुपए का होता है।
आज इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि देश में भरोसा व्याप्त हुआ है। अगर जातियों में बढ़कर समाज अगर बात करता होता तो ये सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते, भारत में तमाम इन्वेस्टमेंट नहीं आता। आज भारत अपने रक्षा तंत्र को मजबूत कर चुका है। आज भारत रक्षा निर्यात कर रहा है जो पहले आयात करता था। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्लीज कॉपरेट। तो मेरा इतना कहना है, नारियों को सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जी। नारी बंधन अधिनियम। पर ये जो आप मुझे बता रहे हो, ये बात आपने रोहित अग्रवाल को क्यों नहीं समझाई? एमएसपी देखिए, एफडीआई डबल हो चुका है 775। अरे एमएसपी सर, एमएसपी एफडीआई नहीं सर। एमएसपी नहीं, मलिक साहब बीच में नहीं बोले प्लीज। मलिक साहब बीच में। देश की तरक्की को कोई भी चाहेगा, चाहे वो मलिक साहब हो चाहे दूसरे जो पत्रकार बैठे हो, देश की तरक्की को रोक नहीं पाएंगे। मलिक का एजेंडा है यहां पर आकर के खाली विपक्ष का एजेंडा लाके रखना। मलिक कोई पत्रकार नहीं है, मैं देख रहा हूं उनका लगातार कई डिबेट मैंने देखी है। तो नहीं मलिक साहब सर, डेमोक्रेसी में सुनने की क्षमता रखें। मलिक साहब सुनने की क्षमता रखें सर। बात करते हैं आप पत्रकार, आप सुने सर। पत्रकारों को, ऐसे एजेंडाधारी पत्रकारों को जनता जानती है। ओके, थैंक यू बहुत। अब मैं केपी मलिक को आउट ऑफ टर्न मौका देता हूं अपनी बात। आरोप उन्हीं पे लगे। मलिक साहब। ब्रजेश जी, मुझे 10 साल से इन भारत की जो सरकार है मोदी जी की, प्लीज आलोक जी नो, आप उनको आप जवाब देने दीजिए प्लीज। और मैं 30 साल से हाँ प्लीज इनको जवाब देने दीजिए। अरे आप एमएसपी बताइए। अरे वन बाई वन एमएसपी बताइए। चलिए आप एमएसपी बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। एमएसपी बताइए, बताइए। लिफाफा अपना ले लेना 4 जून से पहले। मलिक साहब अभी आता हूँ, अभी आप सीधे मलिक साहब बाद में हिसाब होगा नहीं इंडिया गठबंधन का 4 जून के बाद। अभी आलोक जी की बारी। आलोक जी कोई जवाब देना है इनको? नहीं, आप एमएसपी बता दें बस। ये चलिए, हम तो एजेंडाधारी भी मान लेंगे अपने आप को। आप एमएसपी बताइए, देंगे नहीं देंगे? आपके सहयोगी मांग रहे हैं, दीजिए। एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं। जो कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे क्या? इसको स्वामीनाथन रिपोर्ट को रद्दी के ठोकरे में फेंका था उस समय। अरे उसको छोड़िए ना, किसने क्या फेंका था, इसीलिए तो चली गई कांग्रेस। कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में फेंका तो वो चली गई। अब आप फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? स्वामीनाथन रिपोर्ट। ठीक, धन्यवाद। अब आप दोनों लोग कृपया रुक जाए। मैं रोहित अग्रवाल को इंट्रोड्यूस करता हूँ डिबेट में। प्लीज आप दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। आलोक जी प्लीज, अब आपके सहयोगी इस विषय पे जवाब देंगे। बताइए, आपने क्या बवाल करा दिया डिबेट में? एमएसपी का कोई बवाल नहीं। आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहे हैं। मलिक साहब उसमें खेल रहे हैं। नहीं, मलिक कौन है अपना? मैं तो कहूंगा 4 जून को इनका क्या हश्र होगा वो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। धमकी दे रहे हो क्या? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मोबाइल ऑन रहेगा कि नहीं रहेगा 4 जून को मलिक साहब का। और दूसरी बात भैया, लिफाफा अपना ले लेना पहले ही 4 जून से। बाद में इंडिया गठबंधन वाले मिलेंगे नहीं। मलिक साहब लिफाफे हिसाब किताब पहले ही कर लेना इंडिया गठबंधन से। तो देखिए विजय जी, एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि देखिए जब कृपया करके पत्रकार के बुलाया करिए तो वेरीफाई कर लिया करिए कि सूचना की ये बताओ नाम है कि नहीं है। आप ये बताओ कि ये एमएसपी वाला क्या करना है? नहीं लेना है गारंटी, कानून नहीं लेना है। नहीं कहा तो आलोक जी और कैसे कहे? किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान किया, स्वामीनाथन जी को सम्मान करने का काम किया भारत रत्न देके। और कितना सम्मान चाहिए? किसान के हित में काम होगा। इस इलाके में जहां चुनाव है, एक सवाल और, इस इलाके में जहां चुनाव है, एक जगह मथुरा है ना, आपकी पार्टी के वहां कोई पूर्व प्रत्याशी है नरेंद्र सिंह, कौन है? मैं विजय जी इस पे भी आ रहा हूं। मैं एक लाइन बोल दूं, बस एक लाइन बोल के इस पे भी आ रहा हूं। इनका वीडियो बहुत वायरल है, आप बताएंगे खुद से, मैं बताऊं कि क्या है मामला। वायरल वीडियो पे भी कह रहे हैं ना गाड़ी मिल रही ना कारली कार्यकर्ता, कोई पूछ रहा है पूरी नहीं मिल रही है। बस एक लाइन बोल दूं, अपमानित भी कर रहे हैं। मैं बात बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप सुनने। हाँ देखिए विजय जी, अब मुझे क्योंकि नाहिद लारी जी बोल दी तो इसलिए 2 बात बोल के उस पर आना पड़ेगा। 2 बात। देखिए पहली चीज तो यह, कल बागपत के अंदर जो वोटिंग होगी वो चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि होगी हर वोटर की तरफ से। इसलिए कल नलका इतनी तेज चलेगा कि कमल खिलेगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कमल खिलेगा और इंडिया गठबंधन सिवाय कीचड़ फैलाने के और कोई काम नहीं कर पाएगा। ये नरेंद्र सिंह का क्या करना है? मैं आ रहा हूं उस पर। इनका क्या किया जाए? नहीं, दूसरी बात, निकाल दो इनको पार्टी से, मैं तो कहता हूं। क्यों निकाल दें? नरेंद्र सिंह जी बीजेपी को गाली देंगे और निकालोगे नहीं? बीजेपी को गाली नहीं दी उन्होंने। नरेंद्र सिंह जी हमारे प्रत्याशी रहे हैं 2019 के चुनाव के, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते समय
जब वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और अपने जिलाध्यक्ष मथुरा के जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष बातचीत कर रहे थे, उस समय किसी समाजवादी पार्टी के एक सेकंड, मीडिया के कैमरे पर स्टेटमेंट, रुक जाओ वीडियो बना, अभी झूठ खोल अब स्थिति समझिए, अभी रुको, अभी तत्काल लो, नहीं आप मुझे बताइए किसी मीडिया से बात अभी तत्काल लो, नरेंद्र जी का मैं इसमें आपको देरी की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं। अभी रुको, ये है वो बयान, देखो। हाँ, मैं भी आपको ट्वीट दिखा देता हूँ, ये सामने मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं आपको नरेंद्र जी का ट्वीट दिखा देता हूँ ब्रजेश जी। ये कहीं से लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई मीडिया से बात नहीं हो रही। बताइए कहाँ कैमरा है? ये देखिए, ये क्या है? कहाँ कैमरा? ये क्या है? अच्छा मैं कहता हूँ एक सेकंड रुक जाओ, हम कहते चलो मोबाइल से रिकॉर्डेड है, इस तरह कोई हेमा मालिनी को खराब शराब बोलता है? नहीं, कोई खराब, उन्होंने एक शब्द खराब नहीं बोला। उन्होंने ये कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के हक के लिए अगर कोई लड़ना ये गलत है। ये तो आपको पूछा ही नहीं है हेमा मालिनी ने। रिपोर्टर के साथ अन्याय होगा तो क्या आप देखो सामने बोल रहा है। अरे ये ब्रह्मांड के झूठों की पार्टी के साथ कोई बात नहीं, ऑलराइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंका गुप्ता को इन्वाइट करता हूँ। ब्रह्मांड के झूठे कांग्रेस इस इलाके में प्रचार में तो दिखी नहीं ज्यादा, और पिछले 3-4 डिबेट में जब भी आप मेरे साथ रही, आप ये कमिट करके गई कि रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी जल्दी होंगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन क्या अमेठी रायबरेली कोई लड़ेगा नहीं कांग्रेस, ये तय हो गया है क्या? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो ये देखिए कि रोहित जी यहाँ पर कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि वो एमएसपी की गारंटी लेते हैं, और साथ में आलोक जी बैठे हैं। आप देंगे कि नहीं देंगे, पहले आप ये बताइए। हमारे मैनिफेस्टो में है, देंगे समय, 1 मिनट में सब मैनिफेस्टो में तो ये 1 मिनट सबको मिलेगा, और लोगों की आप थोड़ा सा रुक जाएं, टैक्स के थ्रू वापस ले इतना सब्र तो होना चाहिए कि सुनना। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स के मेरे मैनिफेस्टो में निकाल दें। अच्छा, मैं बात करूंगा ना, नहीं सामने नहीं, मुझे बात करनी, आप अपना बताएं, अमेठी रायबरेली क्लैरिटी दें मुझे। देखिए मुझे लगता है कि पहले एमएसपी की बात बहुत जरूरी है। देखिए चुनाव से जुड़ी बात है, अमेठी से ज्यादा जरूरी है भाई। अमेठी में आप मुझसे बात करें, अब बीच में न बोले, अमेठी में तो लेकिन पहले आप अमेठी रायबरेली क्लैरिटी दें, क्या वहां से कांग्रेस लड़ना है? प्लीज रोहित का माइक बंद कर दो, रोहित का माइक बंद कर दो, अब आप बोलिए, क्या अमेठी रायबरेली लड़ेगी कांग्रेस? देखिए अमेठी और रायबरेली, प्रियंका जी से मुझे एक सवाल पूछना। हाँ मैं दूंगा समय, प्लीज आप ये सवाल पूछेंगे, आप अपनी बात करें, आप बोले। एमएसपी पर जवाब नहीं दे नहीं पाए, 10 साल से सरकार चला रहे हो, आप बताओ किसानों के साथ क्या अत्याचार किया, आय दुगनी कर दी किसानों की, उसकी जीएसटी कब हटाओगे, उसकी जो उपकरणों उस पर लगा रखी है, ये बताओ। उसकी किसान की जो खाद की बोरी है, उसे 10 किलो खाद चुरा ली तुमने, और उसके बाद कह रहे हो तुम सवाल पूछोगे। हाँ पूरा समय देंगे, प्लीज वेट, जस्ट वेट प्लीज। आपको क्या, एक सेकंड रुको ना, ये आलोक अवस्थी बात करेंगे, आप क्या आलोक अवस्थी थोड़ी है? आलोक अवस्थी मेरे गठबंधन के साथी हैं, वो तो अभी मैंने देख लिया क्या किए होते, 2 घटनाओं में देख लिया, मथुरा में भी देख लिया और कानून गारंटी में भी देख लिया कितना बोले। हाँ देखिए अमेठी रायबरेली में जो कार्यकर्ता चाहते हैं और जो कार्यकर्ताओं की मांग है वो जरूर पूरी होगी, और मैं आपको आश्वासन दिलाकर जा रही हूँ कि गांधी परिवार इन दोनों सीटों से चुनाव ऑलराइट, मैं रविंद्र राणा जी को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। पर राणा जी आप मुझे बताइए, आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, उनका ये कहना है कि जातियों में नहीं बटा है, और वो जिस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं या जिस तरह से देख रहे हैं, उनको जातियों में बटता नहीं दिख रहा है। इतना कोर डिफरेंस कैसे हो सकता है सर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि असहमतियां सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए, और ये उनकी पार्टी के नेताओं ने ही सरदना के विधायक, पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने मुख्यमंत्री की रैली के बाद जिस तरह की बातें कही, वो सब पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है। जिस तरह से पंचायतें हुई मेरठ में, सहारनपुर में, गाजियाबाद और नोएडा में ठाकुरों की जिस तरह की पंचायतें हुई, उनसे आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं। वो पब्लिक डोमेन में हुई हैं, सबके सामने हुई हैं, खुले तौर पे हुई हैं। त्यागियों का जो विरोध हुआ है वो भी खुले तौर पर सतह पर हुआ है उसी तरह से। और किसान आंदोलन में अगर हम देखें तो तमाम किसान जातियां लामबंद थी उस समय। जयंत चौधरी के आने के बाद कई किसान जातियां डाइल्यूट हुई हैं, खासतौर पर जाट डाइल्यूट हुए हैं, लेकिन उस तरह से बीजेपी त्यागियों को, ठाकुरों को मनाने में बहुत कामयाब दिखाई नहीं दी है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि उनके जो इलाके, ये तो हुई सर जातिगत बात। दूसरा, इधर के वोटर्स का इस बार इशू क्या था? मतलब जो वोट काटने निकल रहे हैं तो उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुख्य मुद्दे हैं वो चूंकि राजनीतिक दलों के नेताओं के भी मुद्दे नहीं रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात केवल मायावती ने की, बीजेपी गठबंधन ने भी नहीं की और कांग्रेस गठबंधन ने भी नहीं की।
हाईकोर्ट बेंच की बहुत पुरानी मांग है, वो यहाँ नजरअंदाज कर दी सारे दलों ने, किसी ने उस पर बात नहीं की। मायावती ने जरूर उसका जिक्र किया, लेकिन वोटर्स के बीच में भी ये जो मुद्दे हैं ये बहुत अपीलिंग नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा हो, भले ही मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाने का इशू हो या कम्युनल पोलराइजेशन हो, ये सारे फैक्टर्स कहीं भी जमीन पर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वोटर एक तरह का वोटर का मोहभंग जैसी स्थिति है। हम देख रहे हैं कि जितने बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सरकारों को, राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि वो कैसे इंस्पायर करे लोगों को। रैना जी शुक्रिया, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं और मुझे 20 सेकंड में इसका जवाब दें कि इस बार इस क्षेत्र में मतदान वही स्टाइल रहेगी मत प्रतिशत की जो पहले चरण में रही, या आप इसमें कुछ बढ़ने की उम्मीद करते हो इस बार? जी, मुझे भी मैं आता हूं आपके पास, सीधे आपके पास। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने इस चीज को ध्यान में लिया है कि वोट प्रतिशत कम है, घटा है, लोग बाहर वोट डालने कम निकले हैं, तो इसके प्रयास में मुझे लगता है एक तो ये बढ़ेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा वेस्टर्न यूपी में मुझे दिखाई देता है वो योगी की कानून व्यवस्था और उनका 7 साल का जो बेदाग चेहरा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरा, अंत में ब्रजेश जी ये कहना चाहता हूं कि आलोक अवस्थी जो इतने आवेश में आ गए, मैंने कोई इनके खिलाफ बात नहीं की, मैंने तो इनको कहा कि अगर कोई चीज खराब हो रही है आपकी पार्टी के लिए उसको ठीक करना चाहिए। मैंने तो आपको नसीहत दी है और इन्होंने मेरे को पता नहीं कौन कौन सी जो है पदवियां दे दी हैं सर, प्लीज, और क्या क्या मुझे बता दिया। ओके, मैं सीधे आलोक अवस्थी को आपसे कनेक्ट करता हूँ, आपको दूंगा सर। आलोचना सुनने की भी हिम्मत होनी ऑल राइट आलोक जी, गो अहेड, बोलिए कोई क्या कह रहे थे आलोक जी? देखिए ब्रजेश जी, मैं 2 बातें कहूंगा। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार राणा जी बैठे हैं, उन्होंने वहाँ की पंचायतों का और कुछ विरोध के स्वर का जिक्र किया है। ये बात मैं कह सकता हूँ कि असहमति और कुछ अपनी बातें कहने का सभी को अपना अधिकार है, लेकिन कोई उसको वोट में जाकर के दुश्मनी जाके करके निकालेगा, ऐसा नहीं है। घर में माँ बाप में, बच्चों में भी आपस में कहासुनी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर का बच्चा जाकर के बाहर के दुश्मनों से मिल जाए और अपने पिता के खिलाफ हो जाए। अरे डेमोक्रेसी में कोई दुश्मन समाज में भारतीय जनता पार्टी के साथ में और भारतीय धन्यवाद। नहीं जी, गो अहेड, 20 सेकंड में। थैंक यू 20 सेकंड बोलिएगा, 20 सेकंड। धन्यवाद। प्रियंका जी ये बता दीजिए कि राहुल गांधी जी कौन सी संपत्तियों का आकलन करके जस्ट जो है देश पे जिनके आपने सवाल कर लिया, आपको दे रहा हूं, करने फिर आपको आता हूं। 22 लोगों को बांट दिया, उसी संपत्ति का वन बाय वन बोलिए। मैडम आप रुक जाए, मैं दूंगा सब। आप बोलिए 20 सेकंड, फिर आपके पास आऊंगा। वो देश में कौन सा लोन बनना चाहते हैं कि किसकी संपत्तियों पे हमारे घरों को। आलोक जी अब आप सुनो सर, अब आप बोलो। पहले राहुल गांधी अपनी करोड़ों बिना बिजनेस के करोड़ों रुपए की आय कहां से आती है बता दें, उसको बांट दे, संपत्ति को बांट दे, ये बात सहयोग के लोग बांट दे। उनका क्या है? एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए प्रियंका जी सुन लीजिए। हाँ, आपस में ही लड़ रहे हैं, प्रियंका जी आपस में लड़ रहे हैं, तो कहाँ से बीजेपी का तालमेल बैठेगा? आप बताइए, इंडिया गठबंधन की हालत देखिए, नाहिद लारी खान को बोलने नहीं दे रही प्रियंका जी को, नाहिद लारी खान चुप करा रही है। 15-20 सेकंड बचे, आप बोले जल्दी। अरे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को की जो बात कर रहे हैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की, तो इनको मालूम ही नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने तो आपके नेता को हाथ पकड़ के नेता बना दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त, धन्यवाद। डिबेट इज ओवर, डिबेट समाप्त। धन्यवाद बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिन अच्छा रहा होगा और कल मतदान करने ज़रूर निकलिए। इस बार मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़िए और इस बार आप डट कर, जमकर, भरपूर मतदान करिए। धन्यवाद, नमस्कार।